आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट SC न्यूज़ पर और मेरा नाम है सैयद तौसीफ अली। आज के इस एपिसोड में कुछ तीखे पर अहम मुद्दों पर बात करेंगे और शायद इस वीडियो को देखकर कई लोग गुस्सा हो जाएंगे और हमें देशद्रोही, देश की सुरक्षा के लिए खतरा, UAPA, NSA जैसे संगीन अपराध को हम पे लादने की कोशिश करेंगे। पर जब से देश की सत्ता एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में आई है, तब से ये मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, सरकार की गोद में जाकर बैठ गया है और तब से लेकर आज तक हम सब इसे गोदी मीडिया के नाम से जानने लगे हैं। क्योंकि जब देश के असल मुद्दों पर चर्चा ना करके देश को सिर्फ भटकाने का काम मीडिया द्वारा किया जाता है, तब इसे पालतू कहने में कोई हर्ज नहीं। जब मीडिया नौकरी, बेरोजगारी, सेहत, इकोनॉमी, शिक्षा जैसे अनगिनत अहम मुद्दों को छोड़कर राम मंदिर, ज्ञानवापी, मुसलमान, बुलडोजर, नफरत को बढ़ावा देना और एक ही पॉलिटिकल पार्टी के गुणगान करना जैसे फालतू मुद्दों पर चर्चा करता है और महीनों तक कार्यक्रम करता है, तो इस देश का भविष्य वाकई खतरे में है। अब फिर से ऐसे नफरती चिंटू जो ये देखकर ज़रूर परेशान होंगे और कुछ न कुछ नफरती व्यवहार करने पर आमादा हो जाएंगे। खैर, इन्हें छोड़िए, क्योंकि इसके अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं। अब लौटते हैं आज के असल मुद्दे पर और बात करते हैं भारत सरकार को चलाती BJP सरकार की, जिसे हम यूं ही मोदी सरकार के नाम से मशहूर कर दिया है, जबकि इसका उल्लेख मोदी सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार होना चाहिए। क्योंकि देश में जब किसी भी मुद्दे का क्रेडिट लेना हो तो वहाँ मोदी जी आ जाते हैं और जब किसी भी मुद्दे पर सवाल करना हो तो फिर उस विभाग से जुड़े प्रशासकीय अधिकारी का नाम आता है। ऐसी अनगिनत मिसालें आपने और मैंने 2014 से लेकर अब तक देखी है। जैसे राम मंदिर का फैसला, मीडिया के रोल से तो ऐसा लग रहा था कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि मोदी जी ने दिया हो, जबकि इसके विपरीत मुद्दे जैसे पुलवामा का हमला, तो उसके लिए जवाबदार मोदी जी नहीं बल्कि भारतीय सेना है। दूसरी मिसाल चाइना का घुसपैठ, इसके लिए भी मोदी जी से सवाल करना देशद्रोह है। खैर, ये तो पुराने मुद्दे हैं। हाल ही में आपको एक मुद्दा बताता हूँ। जब रेलवे भर्ती के लिए युवा आंदोलन कर रहे थे, उसे भी सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है और लाठीचार्ज कर दिया और इस लाठीचार्ज की वजह से कई युवा गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में एडमिट है। वाह मोदी जी वाह! एक तरफ तो युवा राम मंदिर पर घंटों रैली में बर्बाद करे तो वो अच्छा है, और वही युवा अगर रोजगार पर सवाल करे तो देशद्रोही। ये दोहरे मापदंड आखिर क्यों? मोदी सरकार का हमेशा से ये रवैया रहा है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। इसकी कई मिसालें मौजूद है। फिलहाल यहाँ पे एक ही लोकल मुद्दा आपके सामने लाता हूँ। आप समझ जाएंगे कि मैंने पहले ऐसा क्यों कहा, और वो मुद्दा है औरंगाबाद का नामांतर। जबकि ये मामला कोर्ट में सब्जुडाइज है, फिर से ये तानाशाही सरकार कोर्ट की अवमानना करके यानी डिफेमेशन ऑफ कोर्ट करके इसके खिलाफ फैसले लेकर नामांतर को बढ़ावा दे रही है और इसके सभी विभाग को ये हुक्म दे रही है कि आप नामांतर कर लो, पर कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। सब अपनी दुनिया में मगन है। वो कहते हैं ना, या शेख अपनी अपनी दे। अभी फिलहाल एक और मुद्दा चर्चा का विषय है और वो है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। दरअसल में अभी फिलहाल वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो अपने आखिरी दिन यानी जाते जाते ये फैसला सुनाकर हिंदू पक्ष को मस्जिद के बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति दे देते हैं, जिसके बाद ये मुद्दा और आग पकड़ चुका है। अब फिर से सोशल मीडिया पे वही एक पक्ष जो इस देश की शांति और अमन का दुश्मन है एक्टिव हो गया है और अनगिनत पोस्ट के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पिछली बार 1986 में जैसे राम मंदिर के ताले खोले गए थे, वैसे ही ये एक और जीत है। और अब हिंदू पक्ष की बात के मुताबिक इस मस्जिद के बेसमेंट में 1993 तक पूजा की जाती थी और दिसंबर 1993 में पुलिस की बैरिकेड्स के बाद राजभोग और संस्कार का रिवाज बंद हो गया है, जबकि
अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इन सब दावों को झूठा करार देकर कहा है कि बेसमेंट में कभी भी कोई भी पूजा पाठ नहीं हुआ है, वहाँ सिर्फ खंबे हैं। और जिस बात का हवाला हिंदू पक्ष कर रहा है वो सीलिंग हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1995 में हुई थी। और इस बात को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर इस फैसले को सुनाया है। अभी फिलहाल इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से इनकार कर दिया है और अब मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। लेकिन इस बीच फैसले के बाद वहां पूजा शुरू हो चुकी है और काशी विश्वनाथ का मैटर अब आग पकड़ चुका है और गोदी मीडिया ने अपनी रोटी सेकना शुरू कर दी है। ये सब तब हुआ जब कुछ दिन पहले ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये फाइंडिंग्स के बेसिस पर कहा कि वहाँ पहले से एक मंदिर हुआ करता था और इस रिपोर्ट की वजह से अब मांगे उठने लगी है कि इसे हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। पर ऐसा करना फिर से देश के माहौल को खराब करना है, जबकि बहुत से इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। किसी का कहना है कि वहाँ मंदिर हुआ करता था, किसी का कहना है कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और एक इतिहासकार की माने तो ये अकबर बादशाह के ज़माने में बनाई गई मस्जिद थी जो दीन इलाही मजहब की एक निशानी है। दीन इलाही एक ऐसा मजहब जो एक मिक्स कल्चर को फॉलो करता था और लोगों को आज़ादी देता था कि वो अपने हिसाब से जिए, पर उस वक्त लोगों ने इसे अपनाया नहीं और इनकार कर दिया। हर बार ये देखा गया है कि कभी भी संवैधानिक तरीके से लड़ने की जब बात आती है तो मुस्लिम पक्ष हमेशा तैयार रहता है और कानूनी लड़ाई लड़ता है। इस मुद्दे पर भी यही स्ट्रैटेजी मुस्लिम पक्ष अपना रहा है। यहाँ तक हमने जानने की कोशिश की कुछ तारीखी बातें। अब ये मुद्दा इतना गंभीर क्यों है, इसके बारे में क्यों चर्चा की जा रही है, आइए जानते हैं। इस बुलडोज़र वाले नए भारत और पुराने सेक्युलर वाले भारत में एक बड़ी दीवार है जिसे आमतौर से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा जाता है। ये बात अलग है कि मेजॉरिटी का हथकंडा अपनाकर ये सरकार इस एक्ट पर भी बुलडोज़र चलाना चाहती है। अब ये बुलडोज़र चलेगा या नहीं ये तो 2024 का वक्त ही बताएगा। और वाकई अगर ऐसा होता है तो मैं फिर से यहाँ ये बात कह रहा हूँ कि भारत का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से एंटी मुस्लिम पॉलिसी और इस्लामोफोबिया दिखाकर ये पॉलिटिकल पार्टी अपना सत्ता का खेल खेल रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब आएगा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये एक्ट क्या है और क्या क्या कहता है। 23 अगस्त 1991 को जब PV नरसिम्हा राव की भारत सरकार ने एक बिल लेकर आती है जिसका नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बिल, जिसमें वो कुछ क्लॉज रखती है जिसका उस वक्त के BJP MPs पुरजोर विरोध करते हैं, यहाँ तक कि उसे इस देश के इतिहास का ब्लैकेस्ट डे डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी के दम पर इस बिल को पास कर दिया जाता है। बिल क्या कहता है आइए जानते हैं। इस एक्ट का मकसद है, इसके पहले क्लॉज में लिखा हुआ है, टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th day of August 1947। जानता हूँ इसे आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे सिर्फ यूं ही कहा जा सकता है कि जैसा 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस पोजीशन में था वो वही रहेगा। मतलब अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, अगर गिरजाघर है तो गिरजाघर रहेगा। यहाँ तक कि एक धर्म को मानने वाले दो गुटों में भी इसे बदला नहीं जा सकता, जैसे कैथोलिक चर्च को प्रोटेस्टेंट चर्च में नहीं बदला जा सकता। अब इसके दूसरे क्लॉज में कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट 1958 और ऐसे डिस्प्यूट मैटर जो इसके फोर्स में आने से पहले सेटल्ड हो गए हो। इसके अलावा और कई सेक्शंस है जो हमें इसके बारे में बताते हैं। इसका एक तीसरा सेक्शन है जहां पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन द 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it is।
इसका मतलब यही है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो जैसा धार्मिक स्थल था वो वैसा ही रहेगा। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी और जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। 1947 का वक्त इसलिए बताया गया क्योंकि हमने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से आज़ादी ली और अपना एक नया देश की कह सकते हैं चलाने की कोशिश की। उस वक्त जो धार्मिक स्थल जो मौजूद थे उसको वैसे ही रखना बहुत ज़रूरी था और उससे पहले ही राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद कब से गरमाया हुआ था और उसको इससे अलग रखकर 1991 में इस एक्ट को बनाया गया। अब क्या ये वाकई धार्मिक स्थलों का प्रोटेक्शन करता है? इस एक्ट में अभी फ़िलहाल तो यही समझ में आता है कि ये धार्मिक स्थलों का प्रोटेक्टर है, लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी आगे चलकर इस एक्ट को भी बदल सकती है। अगर ये साबित कर दिया जाए कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का मूल्य नहीं है तो इसे बदला जा सकता है। अब ये सरकार परेशान है कि इसे कैसे हटाया जा सके, क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी का मकसद साफ नज़र आता है कि वो दो धर्मों को आपस में लड़ाकर सत्ता में रहने की कोशिश कर रही है 2014 से। और ये थर्ड टर्म इलेक्शन है जिसे जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि आप इन सब मुद्दों में व्यस्त रहें और मतों का ध्रुवीकरण हो। और एक जब मतों का ध्रुवीकरण होगा यानी द पोलराइजेशन ऑफ वोट होगा तो वो आसानी से इस इलेक्शन को जीत सकते हैं, जैसा 2014 में हुआ और 2019 में हुआ। भी हम देश के इतिहास में डूबे हुए मुद्दे आज के करंट टाइम पर लेकर आएंगे और उस पर फालतू की चर्चा कराएंगे तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और अगर वाकई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर यकीन रखते हैं तो हमें इस दुनिया को बताना पड़ेगा यानी दिखलाना पड़ेगा कि हम इस सिर्फ ये हमारा नारा ही नहीं बल्कि हम इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तभी हम सुपर पावर नेशन की दौड़ में टिक सकते हैं और टिके रह सकते हैं। वरना आपको वो शेख चिल्ली की कहानी तो याद होगी जिसमें नींद खुलती है और सब खत्म हो जाता है। हमें ये देखना होगा कि ये मुद्दा कितने दिन लंबा चलता है और क्या वाकई ये मुद्दा बीजेपी को इलेक्शन में जिताने में मदद करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।